हेलो गाइज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य काल। ठीक है, और इसको हम लोग रिवाइज के साथ में देखते रहेंगे। रुक रुक के इसको रिवाइज भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। मौर्य काल हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, शुंग वंश। ठीक है, अब देखेंगे शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना किया था बृहद्रथ की हत्या करके। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। पुष्यमित्र के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। ठीक है, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कालिदास कृत मालवा काग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। ठीक है, पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दोगुना कराया गया था और शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप भरहुत का विसनगर और तथा बोध गया। ठीक है, शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। शुंग काल में ही पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके अमात्य वासुदेव ने कर दी तथा वासुदेव कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सतवाहन नरेश सिमुक ने कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना किया था। कौन? सिमुक जो था सतवाहन वंश का संस्थापक था, जिसने सुशर्मा की हत्या करके सतवाहन वंश का स्थापना किया था। इसकी जो राजधानी थी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में थी। ठीक है, सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। प्रमुख शासक सतवाहन वंश का प्रमुख शासक में पहला है सातकर्णी प्रथम। 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था, सातकर्णी प्रथम तक का। इस वंश का एक महान शासक था सातकर्णी प्रथम, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजस्व यज्ञ संपन्न कराए। सातकर्णी प्रथम ने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित करवाई। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिण पथ का स्वामी की उपाधि धारण की। नानागढ़ शिलालेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से मिलता है। किसमें? नानागढ़ शिलालेख में। इसके बाद आता है हाल का कार्यकाल था 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक। ठीक है, हाल सतवाहन वंश का 17वां शासक था और इसने प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती की
यानी कि गाथा हस्तशय की रचना की, जिसमें 700 श्लोक हैं। हाल के दरबार में गुणादय निवास करते थे, जिन्होंने बृहद कथा कोश की रचना की थी। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम, जिसका कार्यकाल था 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ। उसने क्षारात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश से संबंधित था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया। कौन? गौतमी पुत्र ने। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का उल्लेख किया गया है, नासिक अभिलेख में। इसके बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद आता है, यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसका कार्यकाल 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक था। यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर मछली, शंख एवं जहाज अंकित है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। ठीक है। अब देखेंगे विविध तथ्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करशापड़ कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग किया था। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। प्रमुख वास्तुकला कार्ली का चैत्य, जो कि पूना के भूरघाट में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण। ठीक है। अब हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। पुष्यमित्र के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कालिदास कृत मालवा काग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार 2 गुना कराया गया था। शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप है भरहुत का स्तूप, बेसनगर का स्तूप एवं बोधगया का स्तूप। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी एवं कण्व राजवंश की स्थापना की। ठीक है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद देखेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी, और इनकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, में थी। प्रमुख शासक
प्रमुख शासक, जिसमें पहला है सातकर्णी प्रथम। इसका कार्यकाल था 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। सातकर्णी प्रथम इस वंश का सातकर्णी प्रथम इस वंश का एक महान शासक था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजस्व यज्ञ संपन्न कराया था। चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित कराई थी सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। नानागढ़ शिलालेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। हाल प्रथम जिसका कार्यकाल था 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती एवं गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें 700 श्लोक हैं। हाल के दरबार में गुनादे निवास करते थे, जिन्होंने बृहद कथा कोश की रचना की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम, जिसका कार्यकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ। इसने क्षहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं कठियावाड़ भी छीन लिए। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम ने। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का उल्लेख है। यक्षश्री सातकर्णी जो था प्रथम, इसका कार्यकाल 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक था। यक्षश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्के पर मछली, शंख तथा जहाज अंकित है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। विविध तथ्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहन काल में ही चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कश्यापड़ कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के का भी प्रयोग किया। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य, जो कि पूना के भोरघाट में है, और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुआ। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण। ठीक है, रिवाइज हो गया। अब हम लोग देखेंगे मध्य एशिया से भारत का संपर्क। मध्य एशिया से भारत का संपर्क, इसके पहले वाला जितने भी क्लास है उसको पिछले वीडियो में करा दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मध्य एशिया से भारत का संपर्क। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाणों का हमला हुआ। पहला है हिंद यूनानी। भारत में आक्रमण करने वाले हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था, जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत यानी कि सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर था, जिसका कार्यकाल 165 से 145 ईसा पूर्व था। मिनांडर यानी कि मिलिंद एक महान शासक था, और उसकी राजधानी पंजाब में साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट के नाम से जाना जाता है, में थी।
मिलिंद यानी कि मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे और ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने ही जारी किया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया था। अगर लिखित पूछेगा तो कुषाणों ने किया था। अगर सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का पूछेगा तो गुप्त शासकों ने किया था, गुप्त काल के शासकों ने। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। हेलेनिस्टिक आर्ट का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में गंधार कला है। ठीक है, तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद आते हैं शक। दूसरा शक आते हैं, हिंद यूनानी के बाद शक आते हैं। हिंद यवन के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर आए। कहाँ से आए थे? तो पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। इसमें राजधानी देख लिया जाए तो शक का राजधानी था अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत, पंजाब जिसकी राजधानी था तक्षशिला और ऊपरी दक्कन। ठीक है, 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित किया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुई। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 74 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी तक था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात के बड़े क्षेत्रों में था। इसने कठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, जो कि मौर्य काल में निर्मित था। कौन? रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किए गए जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। क्षत्रप कौन है? शक नरेशों के भारतीय प्रदेश के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। ठीक है, जो शक नरेश हैं उनके जो शासक थे, जो भारतीय प्रदेश पर शासन करते थे, उनको क्षत्रप कहा जाता था। इसके बाद आते हैं पल्लव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पल्लवों का आधिपत्य हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में जब पल्लव चले गए तो उसके बाद शकों के बाद पल्लवों का आधिपत्य हुआ। पल्लवों का मूल वास स्थान ईरान था, जहाँ से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ
गोंडोफर्निस। पल्लव या पर्थियाई राजा सबसे प्रसिद्ध गोंडोफर्निस था और उसी के शासनकाल में सर टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। गोंडोफर्निस के काल में संत टॉमस। गोंडोफर्निस के शासन काल का एक अभिलेख तख्त बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। पल्लव के बाद आते हैं कुषाण। पारथिकाइयों या पल्लवों के बाद कुषाण आए जो यूची या तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। कुजुल कटफिसेस यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। कौन? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए। भीम कटफिसेस, इसके बाद आता है भीम कटफिसेस। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के से उत्कृष्ट थी। ठीक है। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी, त्रिशूल की आकृतियां बनी है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियां थीं जिसमें पुरुषपुर पेशावर में तथा मथुरा थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवल जो कि कश्मीर में है में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था और अश्वघोष ने सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र एवं सारिपुत्र की रचना की, प्रकरण की रचना की। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। ठीक है। चरक संहिता की रचना चरक ने किया था जो कि कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क के शासन काल में भारत का व्यापारिक संबंध जो है मध्य एशिया पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाही शाहानुशाही कहा गया है। ठीक है। देवपुत्र शाही शाहानुशाही कहा गया है कनिष्क के अभिलेखों में उसे। कनिष्क के शासन काल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियां का विकास हुआ जिसमें गंधार कला शैली एवं मथुरा कला शैली प्रमुख है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम यानी कि कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा किया गया। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुछ इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ, इसके देख लेते हैं। वसुमित्र कौन थे? वसुमित्र महाविभास शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है और जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है। नागार्जुन की प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है और इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मध्य एशिया से भारत का संपर्क। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाणों का हमला हुआ, जिसमें पहला है हिंद यूनानी। भारत में आक्रमण करने वाले हिंद यूनानी
यानी कि हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी डेमेट्रियस प्रथम था जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत यानी कि सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर यानी कि मिलिंद था, जिसका कार्यकाल 165 ईस्वी से 145 ईस्वी तक था। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर 165 ईसा पूर्व से डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर, जिसका कार्यकाल 165 से 145 ईसा पूर्व तक था। उसका एक नाम मिलिंद भी था और यह एक महान शासक था। मिलिंद की राजधानी पंजाब में साकल, जिसको आधुनिक सियालकोट के नाम से जानते हैं, में थी और उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे और ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पान्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए और इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन किन राजाओं के सिक्के हैं। यानी कि ये पहले शासक थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये सिक्का जो है इस राजा का था और ये सिक्का इस राजा का था। ठीक है। भारत में सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जो है हिंद यूनानियों ने जारी किया था और हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण है और गंधार कला का जो है सर्वोत्तम उदाहरण है तपस्यारत बुद्ध का दृश्य। ठीक है। इसके बाद आते हैं शक। दूसरा में आते हैं शक। हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्र पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर आए। शकों की 5 शाखाएँ थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी, जिसमें अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत, पंजाब में राजधानी तक्षशिला और ऊपरी दक्कन। ठीक है। 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसके विजय से आरंभ हुई, जो कि उज्जैन का शासक था। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी तक था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भाग में था। इसने कठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किया, जो कि पुष्यमित्र ने निर्माण करवाया था मौर्य काल में। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है। विशुद्ध मतलब होता है अति शुद्ध। ठीक है। अति शुद्ध होता है, संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है। कोई ये मत समझेगा विशुद्ध मतलब कि अशुद्ध, ऐसा नहीं। विशुद्ध का मतलब होता है अति शुद्ध। छत्रप कौन है भाई? तो छत्रप जो है शक नरेशों के
भारतीय प्रदेश के शासक क्षत्रप कहे जाते थे, जो कि शक नरेश के जो भारतीय प्रदेश पर शासक शासन करते थे उन्हें क्षत्रप कहते थे। इसके बाद आता है, शक के बाद आता है पल्लव या पार्थियाई। पल्लव या पार्थियाई पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पल्लवों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वास स्थान जो था ईरान था, जहाँ से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंडोफर्निस। सबसे प्रसिद्ध पल्लव राजा कौन था? गोंडोफर्निस हुआ। और उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। ठीक है, उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्त बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आते हैं कुषाण। चौथा में आता है सबसे लास्ट में कुषाण। पहला आता है हिंद यूनानी, इसके बाद दूसरा में आता है शक, इसके बाद तीसरा में आता है पल्लव या पार्थियाई, और चौथा में आते हैं कुषाण। क्रम में याद कर लीजिएगा। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोखली भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था, और कुषाण उन्हीं एक कुल में के थे। इसके बाद है कुजुल कटफिशेस। कुषाण में है कुजुल कटफिशेस। यह कुषाण वंश का संस्थापक था। कौन? कुजुल कटफिशेस। कुजुल कटफिशेस ने तांबे के सिक्के जारी किए। इसके बाद है भीम कटफिशेस। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। भीम कटफिशेस भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्का जारी किया था, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट है। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर, भीम कटफिशेस के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी, त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह शैव था। इसके बाद है कनिष्क। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। ठीक है, जो कि उसके राज्यरोहण की तिथि थी। जब उसका राज्यरोहण हुआ उसी समय उसने शक संवत चलाया था कनिष्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में कौन सा संवत लगाया जाता है? कमेंट बताइए जल्दी। तो शक संवत। उसकी 2 राजधानियां थीं, जिसमें पुष्पुर यानी कि पेशावर तथा मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। अश्वघोष जो था कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष ने सौंदरानंद, बुद्धचरित्र एवं सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। कौन? अश्वघोष। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जिन्हें चरक संहिता की रचना की थी। जिन्होंने कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध जो था मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ था। ठीक है। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाही सहानुशाही कहा गया है। कनिष्क का जो अभिलेख है उसमें उसे देवपुत्र शाही सहानुशाही कहा गया है। और कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जिसमें पहला है गंधार शैली और मथुरा शैली। गंधार शैली और मथुरा कला शैली। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। कहाँ? पुरुषपुर यानी पेशावर में। और इसी के पास एक विशाल संघाराम यानी कि कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा करवाया गया था। कनिष्क के पास वसुमित्र महाविभाष शास्त्र वसुमित्र की प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। महाविभाष शास्त्र को
आता है नागार्जुन। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है और नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन की प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद गुप्त साम्राज्य देखेंगे। इस तब तक जय हिंद जय भारत।